2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो कोई भी किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूरी तरह से तबाह होगा। आप देख रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ECIL और BEL, ये 2 कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका, तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। देश के कोने कोने से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो हमने कॉल दी है 2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में 11 बजे से 3 बजे तक के लिए जो देश भर के साथियों को बुलाकर उस आंदोलन पर चर्चा करके उस दिन इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा, वो आप सबकी बदौलत बहुत मजबूती के साथ लोगों में पहुंच रहा है। आज साथियों जो हमने बुलाया है आपको, ये उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ले रही है। ये आज का दिन न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही घोर काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता का मत हासिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे वोट नहीं दिया। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसे इस देश के चुनाव आयोग ने बेईमानी करके ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके सत्ता में बिठाया है। और वो सरकार शपथ लेने जा रही है जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर अपनी हारी हुई सीटों को जबरदस्ती जिताकर सरकार बनाई जा रही है। वो सरकार आज शपथ लेने जा रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के बल्कि उत्तर प्रदेश के आज के बाद में और भी बुरे दिन ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में देखेगी। जो कुछ 5 साल में आपने देखा है किस तरह से प्रदेश की जनता की दुर्गति हुई, उस पर अन्याय और अत्याचार हुआ, वो आने वाले समय में आप और बुरी स्थिति में आप देखेंगे। केवल इतना ही नहीं है कि जो बेरोजगार है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारों की स्थिति और ज्यादा बदतर होगी, देश में जो शिक्षा है वो पूरी तरह से खत्म होगी और केवल चंद लोगों के हाथ में शिक्षा रह जाएगी। क्योंकि निजीकरण में जो हालत है, जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो निजीकरण होने पर जो फीस है वो बहुत बढ़ जाएगी और गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और है जो मैं बताता चलूं, यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपना सिलेबस अपने आप तय करें और अपना फीस का जो स्ट्रक्चर है, यानी किससे कितनी फीस किस सब्जेक्ट की लेनी है, वो भी अपने आप तय करें। इसका मतलब यह है कि 850 यूनिवर्सिटियां हैं तो क्या 850 सिलेबस होंगे? क्या 850 तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा? यह भी देखने और समझने की जरूरत है। और यह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशानी है जो वो चाहते हैं, लोगों को उलझा के मूर्ख बना के। केवल यही नहीं, ये जो स्थिति जिस तरह से चल रही है, अगर यह सरकार, भाजपा सरकार 2014 में आती है तो आप समझ लीजिए कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर होगी उसका अंदाजा नहीं है। जो 2024 में आती है केंद्र में तो तबाही बड़े पैमाने पर होगी। केंद्र का जो काम है, संविधान जो कहता है सरकार कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य है। लेकिन कल्याणकारी राज्य नहीं होगा,
वो विनाशकारी राज्य होगा। और क्यों होगा विनाशकारी? कि वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। और चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म, देश का संविधान खत्म। और ये सब खत्म होने के बाद वो क्या स्थापित करेंगे? वो जो मनुवाद पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित उनका जो अपना कानून है वो उसको लागू करेंगे। और वो कानून क्या है? वो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, वो राजतंत्र का है। और राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य की जरूरत नहीं होती, ये वेलफेयर स्टेट प्रजातंत्र में होता है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो खत्म हो जाएगा, विनाशकारी राज्य शुरू होगा। और उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कल्याण के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब खत्म हो गए, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है और गरीब समाज के लिए और जो चीजें हैं, और जैसे ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जो बना था, सब खत्म होंगे। जो आज लोगों को डाला जा रहा है कांटे में फंसा के, जो डाला जा रहा है चारा फंसाने के लिए, मछली को जब काटने से पहले उसको फंसाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप। इसके अलावा जो खत्म होगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो इस देश में 25 लाख आंगनवाड़ी हैं, वो आंगनवाड़ियों का काम खत्म हो जाएगा। आंगनवाड़ियों का कोई रोजगार नहीं होगा। जो आज थोड़ा बहुत है भी, वो 25 लाख आंगनवाड़ियां बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगी। इसके अलावा उनके साथ आशा वर्कर, एएनएम, मतलब कल्याण से संबंधित जितने भी हो, जनता के कल्याण से सारे जो योजनाएं हैं, सारे जो रोजगार हैं, वो सब खत्म होंगे। और इसके अलावा अभी एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जो फैसला था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 1 रैंक 1 पेंशन का था। मोदी जिस समय जब आए थे तो रेवाड़ी में बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी सैनिकों की, उसमें बड़ा उन्होंने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन। और जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया वो नहीं था जो सैनिक चाहते थे, जिसका विरोध वो आज भी लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर रेगुलर धरना उनका चलता है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था, उनका पिटीशन खारिज हो गया है। मतलब सीधा सा है कि जहां कहीं से भी अगर इस देश में पढ़ाई के लिए लोग आ सकते हैं, गरीब बच्चों को जगह मिल सकती है, उस सबको खत्म किया बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। भाजपा सरकार हर उस इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से तबाह करने में लगी है, खत्म करने में लगी है, जहां कहीं से भी किसी इस देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, मान सम्मान से जीने का कोई हक मिल सकता है, हर चीज को खत्म कर रही है। यह बड़े दुख की बात है कि देश में आज की तारीख में तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे हर साल विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल उनके माता पिता विदेशों में फीस में देते हैं। बाकी और खर्चा अलग है। अगर सरकार ध्यान दे तो इतना पैसा इस देश में बच सकता है। सरकार ध्यान दे तो वो जो बच्चे 8 लाख वहां जाते हैं यही हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना, किसानों की मदद करना, मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीवन देना, यह भाजपा सरकार के कहीं भी उसके एजेंडे में नहीं है, उसकी नीयत में नहीं है। इसलिए यह जो सरकार बनी आज जो शपथ ले रही है, आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक इस देश के लिए स्थिति है। मैं कहूंगा कि लोगों को जाग जाना चाहिए। इसीलिए आज हम आपके माध्यम से, आप सारे मीडिया साथियों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं उन आंगनवाड़ी बहनों से जिनको भाजपा सरकार ने वादा करके भी कुछ नहीं दिया, हमारा इस ईवीएम के आंदोलन में साथ दें। वो आशा वर्कर, वो जो सहायिका हैं, वो जो एएनएम हैं, जो सब इन जिनको वादा किया था, जिनके लिए कुछ नहीं किया, हम उनसे वादा करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ दें। इस ईवीएम में लड़ाई में इसलिए साथ देना है, अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो कोई भी किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूरी तरह से तबाह होगा। आप देख रहे हैं इसी भाजपा ने इलेक्शन के बाद तुरंत अमित शाह ने कहा था कि होली और दिवाली पे सिलेंडर पहुंचेगा। सिलेंडर तो पहुंचा नहीं, 50 रुपए महंगा सिलेंडर हो गया। और 2 दिन में पेट्रोल और डीजल वो भी 1 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। और इसके अलावा पीएनजी भी 1 रुपए महंगी होगी, 1 या 1.5 रुपए जो है वो भी महंगी होगी। इसलिए हम सबसे निवेदन करें। इसके अलावा जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार यूथ है, बेरोजगार नौजवान है, उनसे भी निवेदन करते हैं इस लड़ाई में हमारा साथ दें। आप साथ देंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये सरकार ईवीएम में लूट के माध्यम से बनी हुई सरकार है। जो आपका हक
लूट रही है, जिसने आपको चुनाव के दौरान भी इलाहाबाद में निकाल के हॉस्टल में से लठ बजवाया, ये वही सरकार है। तो आपको क्या देगी? आपको तबाह कर देगी। इसलिए हमारा साथ दें। इसलिए जो रिटायर्ड सैनिक है उनसे भी हमारा निवेदन है, और इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं, जो पुरानी पेंशन को चाहते हैं कि लागू हो, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में वादा किया था और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला था, वो पुरानी पेंशन जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खत्म कर दी गई थी, उन सबसे भी हमारा निवेदन है। आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले, पुरानी पेंशन मिले, इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा साथ दें, ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दें। यही निवेदन आपसे कर रहे हैं। और आखिर में आपसे एक निवेदन है साथियों, सभी जो भी साथी जिस भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारी पहुंच रही है, जहां तक भी, उन सबसे निवेदन है हमारा, उस यूट्यूब चैनल को कोई भी हो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यही वो यूट्यूब के साथी हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं जो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वो कोई भी चैनल हो उसको सब्सक्राइब करें साथियों। और इसके साथ साथ हमारा जो अपना एक चैनल है RJSP भारत का सच, उसे भी सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे। कई बार हमारे सोशल मीडिया के साथी उपलब्ध नहीं होते, तो हम उस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका हम सदुपयोग करते हैं कि वहां तक आपकी बात पहुंचे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत वो मैसेज मिलेगा। और एक और आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये मैं आपके सोशल मीडिया के साथियों से कहूंगा कि जरा इसको फोकस करके इसको दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर है। मैं पहली बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं क्राउड फंडिंग के लिए। साथियों, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। यह आंदोलन कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता, सबके सहयोग से। बहुत साथियों ने हमसे कहा है कि सर हमें बताएं कि किस तरह से मदद करें, तो मैं आज आप सबसे ये मदद के लिए अपील कर रहा हूं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से नोट करें, और जो भी जितना भी सहयोग कर सकते हैं ये सहयोग करें साथियों। इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी है 42680000। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये साथियों, मैं दोबारा से बोलता हूं इसको साथियों, ये 4568000100955545। ये हमारा अकाउंट नंबर है पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का। IFSC कोड है PUNB 0456800। बैंक है पंजाब नेशनल बैंक PNB। ब्रांच है यमुनापुरम बुलंदशहर UP 203001। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है साथियों। बिना उसके सहयोग के जो है आगे दिक्कत होगी, तो आपसे इस सहयोग के लिए बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूं जो साथी हैं इन सारी गंभीरता को समझेंगे और हमें सहयोग हर तरह का करेंगे साथियों। और आखिर में जो साथी 2 अप्रैल के प्रोग्राम में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में आ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि यह वीडियो पहुंचने के बाद वो साथी, जो मैंने नंबर पहले अपना दे रखा है, जो फोन नंबर है, मेरा मोबाइल फोन नंबर है 7840868666, उस पर कंफर्मेशन दें कि हम कितने साथी आ रहे हैं। यह इसलिए है जरूरी साथियों कि हमें पता हो कि कौन कौन साथी कहां से आ रहा है और कितने साथी आ रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था करा सकें, बैठने की भी और खाने की भी हम व्यवस्था करा सकें। इसलिए जो भी साथी जहां से आ रहे हैं वो साथी इन वीडियो को देखने के बाद कंफर्मेशन हमें दें। और आप मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्लीज इसको पूरा डालिए, ताकि यह इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से साथियों तक पहुंचे। लोगों को बताना है कि जो आज शपथ ग्रहण हो रहा है, वो शपथ ग्रहण इस देश के प्रजातंत्र की मृत लाश पर हो रहा है। उसे खत्म किया गया है, उसको पूरी तरह से उसका कत्ल किया गया है, प्रजातंत्र का खून किया गया है। उस खून के बाद उस प्रजातंत्र की लाश पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया, जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया,
वो सरकार शपथ ले रही है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा मजाक है। और एक और चीज यहां आपको जानने की जरूरत है कि देखिए, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है और उसको 51% से ज्यादा वोट मिला, 51.5%, लगभग 52% वोट मिला। वो सरकार में नहीं है, वो पार्टी सरकार में नहीं है। उस सरकार को, उस पार्टी को हरा दिया गया चुनाव आयोग ने बेईमानी करके और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से। और मैंने जो कहा है कि इसके बाद में आप जो नजारा देखेंगे वो इतना भयानक नजारा होगा कि पिछले 5 साल में आपने देखा नहीं। एक इसकी झलक इससे समझ में आ जाएगा। अभी यह सरकार शपथ ले रही है आज, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले ही जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उस एमएलसी के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का पर्चा छीना गया, फाड़ा गया, उन्हें मारा गया। वो बुलंदशहर हो, वो आपका जो एटा वगैरह हो, आपने देखा होगा। एक वर्तमान एमएलसी भी है उदयवीर सिंह जी, जो उदयवीर सिंह जी माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी, बड़े खास हैं। हमने देखा उनको मारा गया किस तरह से, और पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है उनकी मौजूदगी में। तो जब एमएलसी को आप मार रहे हैं, पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी। आप देखिए, अब तक तो बात यही थी कि भाई किसी तरह से वोटों को रखा लिया जाए, ईवीएम को हटा के। या तो अगर कैंडिडेट को आप पर्चा ही नहीं भरने देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वोट डालने का तो नंबर ही नहीं आएगा। नहीं, देखिए, हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं पिपल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन एक सजग नागरिक का धर्म क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति का धर्म क्या है, एक कानून के जानने वाले का धर्म क्या है। उसका धर्म यह है कि वो और उसकी पार्टी और उसके साथी लगातार, सतत, निरंतर जो लोग हैं, जनता है, उनको जगाने का काम करें, उनको जगाए, उनको खड़ा करें। और इस देश में जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को जन आंदोलन खड़ा करके साफ करें। ये जन आंदोलन से ही गंदगी साफ होगी। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। देखना यह है कि जनता कब खड़ी होती है और जनता अपना धर्म कब निभाती है। और किसी सर्विस करने वाले व्यक्ति को जो 30 साल, 32 साल, 35 साल नौकरी करता है, उसे अगर एक पेंशन मिलती है, तो चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनको भी समानता के आधार पर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। यह मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को किसको उठाना है? जनता को, उन लोगों को उठाना है जिनके साथ में यह भेदभाव हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो निश्चित रूप से इस बात को उठाएंगे, पर वो लोग हमारे साथ हैं। तो देखिए, हम जो ईवीएम का आंदोलन हमने शुरू किया है, यह जड़ है उस हर गंदगी की जो इस देश में फैली हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इस आंदोलन में साथ दें और उसके बाद जो भी, जितनी भी गंदगी है, जहां भी गड़बड़ी है, उन सबको ठीक किया जाए। तो उसके लिए पहले इस सरकार को तो हटाना पड़ेगा, जो सरकार अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। मैं आपको और चीजें, आप कह रहे हैं कि हम सिद्ध नहीं कर पाए, हमारे पास सबूत नहीं है। कैसे सबूत नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है? जवाब दे पाया? अभी तक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो द क्विंट ने वो क्वेश्चन रेज किया था उनके सामने 23 मई 2019 को, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की 2019 की, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो आंकड़े पड़े हैं उसमें 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें कम या ज्यादा हैं उन वोटों से जो वोटें पड़ी हैं। जवाब दे पाया? नहीं दिया। क्या वीवीपैट और ईवीएम की एक विधानसभा में 4 पोलिंग बूथ पे, उसके बाद तो मिलान का आदेश आया और मिलान तो किया हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ ना। आप नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 पोलिंग स्टेशंस की जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, उनकी काउंटिंग होकर मिलान होता है क्या? नहीं हुआ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बात पे कोई लगातार सवाल नहीं उठा रहा। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और हम हमसे कह रहे हैं ये बात। दूसरी बात यह है, जो मैंने आपके सामने कहा, बेईमानी को एक ही चीज से आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं। हम बाकायदे देंगे आपको क्या सबूत देंगे? हम कोर्ट को सबूत देंगे, बाकायदे देंगे, और आपके कोर्ट को जब देंगे तो तब आपको भी हम सारे सबूत देंगे। मैं सिर्फ एक बात मैं अभी पूरी कर लूं इसको, इसके बाद में हम सिंपल, जो हमने कहा था कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन के पीछे जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की पर्ची होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हर पार्टी के कैंडिडेट को, या जो कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उसको
जिस भी चाहे निर्दलीय हो उसको भी प्रोवाइड कराना है कि मशीन ये है, ये मशीन का नंबर है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका ये नंबर है, जो वो आपकी बैलेट यूनिट है उसका ये नंबर है, और वीवीपैट का ये नंबर है, और ये जो है उसका बूथ नंबर है जो आरओ डालता है, ये सिग्नेचर है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई नहीं कराई। यही वो चीजें जिससे पता लगती है कि मशीनें किस तरह से बदली जाएंगी जिस दिन वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक अपना यूनिक नंबर होता, वो दूसरा नहीं होता। और इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया चुनाव आयोग, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है कि 20 लाख के लगभग जो मशीनें हैं, जिसके लिए वहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो मुकदमा डाला हुआ था कि वो कहां है, आज तक जवाब नहीं है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ईसीआईएल और बीईएल, ये दो कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था, जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जो मिलती हैं आपको वो कचरे के ढेर में वो वाली मशीनें होती हैं जिनमें एक्चुअल में वोट पड़ी है, जिनमें मैनिपुलेटेड करके वोट डाली जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम में जमा करके और गिन जाती है। वो तो आपने देखा होगा ऑडियो जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसका सॉल्यूशन है जन आंदोलन। हम उसी के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बिना जन आंदोलन के, बिना लोगों के सड़क पर आए, बिना इसको पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए इस ईवीएम से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईवीएम को दो ही संस्थाएं हैं जो इस ईवीएम को हटा सकती है। एक वो संसद, भारत की संसद जो कानून बनाकर जिसने ईवीएम को इसमें लागू किया, एक तो वो हटा सकती है कानून में संशोधन लाके, और दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करती है और जो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। नहीं, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अनपढ़ लोग जो प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, जो प्रधानमंत्री पता नहीं 8वीं पास भी है कि नहीं है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। कर पाएंगे ये कोई क्या? इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इसलिए ये सारी ये एग्जामिनेशन की नौटंकी है और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने 12वीं क्लास पास कर ली, वो व्यक्ति बीए, बीएससी, बीकॉम में जाने का हकदार है कि नहीं है? मुझे बताइए आप। अगर एक बच्चा 8वीं क्लास पास कर लेता तो 9वीं में आ जाता है, एक बच्चा जो 9वीं क्लास पास कर लेता तो 10वीं में एडमिशन हो जाता, एक बच्चा जो 10वीं पास कर लेता 11वीं में एडमिशन हो जाता, और जिसने 11वीं पास कर ली वो 12वीं में एडमिशन उसको मिलता है। तो जो बच्चे ने 12वीं पास करी उसे जो बीए में, बीएससी में, जहां वो चाहता उसमें एडमिशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि लाखों लोग पास करते हैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा, 10+2 जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में आप सीटें कम कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार जितने बच्चे पास हो रहे हैं उन सबके लिए जो है सीटों की व्यवस्था करे, कॉलेज की व्यवस्था करे? क्यों नहीं उन सबको मौका मिलना चाहिए? क्यों सरकार कहती है कि इसमें वो लगाए? ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कोई टैलेंट नहीं है। ये व्यवस्था लेटरल एंट्री की किसने स्थापित की है, किसने शुरू की है? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने। और हम आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं कि जो ईवीएम पर आधारित ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। यह सरकार इस देश को तबाह करने के लिए आई है, विकास नहीं, इसका विनाश करने आई है। हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। अगर ईवीएम रहेगा तो यह सरकार रहेगी, और यह सरकार अगर रहेगी तो लेटरल एंट्री, अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो केवल प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें देख रहे हैं। इसके बाद क्या स्थिति होने वाली उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप देख रहे हैं अभी तक तो आईएएस में थी, अब ये पीसीएस में भी इसको करने जा रहे हैं, इसके बाद ये हर चीज में करेंगे, और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका, इस देश की। क्योंकि राजतंत्र में न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं होती, वहां तो राजा का शासन है, और राजा का शासन कैसे चलता है? वो पुलिस के माध्यम से चलता है। तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। तो इतना भर नहीं है जितना लोग, अफसोस यह है कि लोग दूर तक देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इसके कितने विनाशक परिणाम होंगे लोगों की कल्पना में नहीं है।
मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसलिए जो लेटरल एंट्री है ये केवल इसी में नहीं और क्षेत्र में भी बढ़ेगी। इसको रोकना है तो भाजपा को रोकना पड़ेगा, और भाजपा को रोकना है तो ईवीएम को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सरकार अंदर से हिली हुई है। आप ही तो थे ना उस दिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप सारे के सारे मीडिया के साथी थे। मुझे बताइए आपका अब तक का जितना अनुभव है पत्रकारिता का, जितना आप ये सबको कवर करते हैं, कहीं आपने देखा है कि किसी भी पार्टी की या किसी के भी संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईयू का आदमी बैठा हो, लोकल इंटेलिजेंस का आदमी बैठा हो? उस दिन बैठा था ना आपके यहां पे एलआईयू का आदमी बैठा था, और उसके सामने हमने उसका नाम भी लिया था कि शर्मा जी हैं, ये एलआईयू के व्यक्ति हैं। तो सरकार हमारे विषय में सारी चीजें जानकारी रखती है। सरकार की नजर हम पे बिल्कुल गिद्ध नजर है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी आपके माध्यम से हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, बहुत माइन्यूटली, बहुत सजगता से उसको वॉच कर रही है। तो आप ये ना कहें कि सरकार को नहीं, सरकार शपथ जरूर ले रही है लेकिन अंदर से हिली हुई है। उसे पता नहीं कि कितने दिन तक ये सरकार चलेगी, और हम टारगेट लेके चलने कि 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हम उत्तर प्रदेश में 1 साल में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दोबारा से चुनाव करवा के हमारी कोशिश रहेगी, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो दोबारा से चुनाव करके बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार को स्थापित करेंगे हम लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।